तो हम लोग आज अब पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन और यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, वो पढ़ के, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो सबसे पहला जो यूज है वो है प्रिडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, है ना। रिएक्शन कितना होने वाला है, मतलब कितने एक्सटेंट तक होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा या रिएक्टेंट ही ज़्यादा रह जाएगा या प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर केसी का वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा होगा, जो अब देखिए केसी में कोई यूनिट नहीं लिखा गया है, कोई यूनिट है नहीं, सिर्फ नंबर है 10⁻³। क्यों लिखा गया है ऐसा? क्योंकि केसी क्या है, एक रेशियो है। रेशियो किसका है? कॉन्सेंट्रेशन का है। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम चीज़ ही रहता है, तो सेम चीज़ रहेगा तो सारा यूनिट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट जनरली होता नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, केसी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10⁻³ 10⁻³ मतलब क्या हुआ, 1000। अगर केसी का वैल्यू 1000 से ज़्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। फिर फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर नहीं होता है, बल्कि इस केस में अगर 10⁻³ से ज़्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इस केस में रिएक्टेंट बहुत ही कम रहता है और प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब इस केस में क्या हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट is much larger than the concentration of reactant, ठीक है। इस केस में क्या हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज मच लार्जर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इसमें बहुत कम होता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी एक्सट्रीम फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। एक्सट्रीम फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर गया, थोड़ा बहुत ही रिएक्टेंट बचा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके ये जैसे वाटर बनाया है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया 500 केल्विन पर और वाटर बनाया, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 2.4 × 10⁻47, है ना। 10⁻47 के मल्टीपल में है, तो 10⁻47 समझ जाओ कितना ज़्यादा हो गया। यहाँ तो हम लोग 10⁻³ का बात कर रहे हैं, यहाँ 10⁻47 है, तो कितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ से ज़्यादा है, यानी 1000 से ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो केस जो होता है वो कंप्लीट फॉरवर्ड रिएक्शन में ही लगभग रहता है। मतलब रिएक्टेंट नाम मात्र का ही रहता है और प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने 3 एग्जांपल लिया, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एट 300 केल्विन, रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। इसका भी देखो केसी कितना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 × 10⁻31 के मल्टीपल में है, काफ़ी ज़्यादा है। इसमें इस केस में भी प्रोडक्ट ही रहेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक और एग्जांपल लिए, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिएक्शन हुआ है 300 केल्विन पर, क्या बना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना है, ठीक है कि। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 5.4 × 10⁻18। तो हर केस में देख रहे हो 10⁻³ से ज़्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो ये तीनों एग्जांपल में हम आराम से देख सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमको केसी का वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा मिल गया तो हम आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के क्वांटिटी और कॉन्सेंट्रेशन के सामने काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब ये फेवरेबल रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्रोडक्ट अगर हमको बनाना है
तो हमको देख लेंगे कि Kc का वैल्यू कितना होता है। अगर Kc का वैल्यू 10⁻³ है तो रिएक्शन जो है हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है हाई क्वांटिटी में देगा। तो Kc के चलते हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन करवाना है, नहीं करवाना है, कौन रिएक्शन करवाना फ़ायदेमंद है या नहीं है। ठीक है ना। ओके, अब दूसरा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है प्रिडिक्शन Kc का वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा था, तो क्या बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो रहा है, और उसमें ये भी बताया गया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फेवर्ड हुआ, मतलब उसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट का क्वांटिटी बहुत ही कम बचेगा। ठीक है। अब दूसरा केस ले रहे हैं कि अगर Kc का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻³ से भी कम है, 10⁻³ वहाँ दिया था, यहाँ है 10⁻³ 10⁻³ का मतलब क्या हो गया 1/1000 है ना। 1/1000 का मतलब क्या हुआ 1/10⁻³ इसको बोलते हैं 10⁻³ है ना। 1/1000 1/10⁻³ 10⁻³ ये हुआ हमारा 10⁻³ ठीक है ना। तो अगर Kc का वैल्यू 10⁻³ से भी कम है, 10⁻³ से भी कम है, उससे भी लेस है ना, तो क्या होगा, तब जो है बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट बचा हुआ रहेगा, प्रोडक्ट बहुत ही कम क्वांटिटी में बनेगा। इस केस में जो है क्या होगा, concentration of the product much less than the concentration of reactant। मतलब रिएक्टेंट बचा हुआ ही रह जाएगा, मतलब समझो कि 1-8% रिएक्शन होगा, 99% जो है रिएक्टेंट बचा हुआ ही रहेगा, सिर्फ 1% 2% रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और इसके पहले वाला था जिसमें कि Kc का वैल्यू 10⁻³ से भी ज़्यादा था, उसमें 98-99% रिएक्शन हो गया था, 1-2% रिएक्टेंट बचा हुआ था। ठीक है, ये जस्ट उसका उल्टा है कि 10⁻³ से अगर Kc का वैल्यू बच गया तो ये 10⁻³ से भी कम है Kc का वैल्यू, तो इसमें जो प्रोडक्ट बहुत ही कम क्वांटिटी होगा, वेरी लेस क्वांटिटी, 1 और 2% जो ही रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, 98-99% रिएक्टेंट वैसे ही पड़ा रह जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर जब हम रिएक्शन कराते हैं दोनों को तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है 298 केल्विन पर, है ना। 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर, इसलिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, रिएक्शन जल्दी नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन बहुत ही कम होता है। Kc का वैल्यू देख सकते हो क्या 4.8 × 10⁻³ है, बहुत ही कम है, इसलिए प्रोडक्ट नाम मात्र का बनेगा, इसलिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं 500 केल्विन पर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस अगर 500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है, लेकिन बहुत ही कम बनेगा, क्योंकि देखो Kc का वैल्यू कितना है 4.1 × 10⁻48 10⁻48 है, 10⁻³ से भी बहुत कम है, 10⁻³ से बहुत ही कम है। यहाँ तो हम लोग बात कर रहे हैं 10⁻³ से कम, यहाँ तो 10⁻³ से कहीं ज़्यादा, बहुत ही कम है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो नाम मात्र का बनेगा, रिएक्टेंट नज़र आएगा रिएक्शन मिक्सचर में। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग Kc का वैल्यू से देख करके पता कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन में क्या होने वाला है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनने वाला है या प्रोडक्ट कम बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, ये सारा चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा केस आता है कि अगर Kc का वैल्यू 10⁻³ और 10⁻+3 के बीच में है, 10⁻³ और 10⁻+, यहाँ +3 लिख दिया, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब कोई साइन नहीं देते हैं तो प्लस ही होता है। ठीक है, 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में हो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में हो, यानी 10⁻³ से ज़्यादा और 10⁻³ से
कम, 10⁻³ से कम होना चाहिए Kc का वैल्यू और 10⁻³ से ज़्यादा। अगर इस रेंज में है Kc का वैल्यू तो ये केस जो होगा वो लगभग जो होगा इसमें एप्रिसिएबल क्वांटिटी में रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। मतलब ये ऐसा केस है जिसके रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट भी अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे, रिएक्टेंट भी अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे। इसमें दोनों ही जो है एप्रिसिएबल क्वांटिटी में मिलेंगे। इतना अच्छा क्वांटिटी मिलेगा कि दोनों को हम लोग मेजर करके पता कर सकते हैं कि कितना है, ये आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस केस में तो ये जो तीसरा केस है, इस केस में हम लोगों को रिएक्शन मिक्सचर मिलेगा जिसमें कि प्रोडक्ट भी अप्रिसिएबल क्वांटिटी में होगा, रिएक्टेंट भी अप्रिसिएबल क्वांटिटी। अप्रिसिएबल क्वांटिटी मतलब अच्छी क्वांटिटी, जिसको कि हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इतनी अच्छी क्वांटिटी रहेगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही अच्छी क्वांटिटी में रहेंगे इस केस में। तो ये 3 केस है। इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी रिएक्शन का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड है। बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड का मतलब क्या हो गया कि इसमें प्रोडक्ट बनता ही कम है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है ज़्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, क्योंकि ये प्रोडक्ट कम बनता है। ये प्रोडक्ट इसका मतलब है आपस में रिएक्शन होकर के रिएक्टेंट में फिर से बदल जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। ठीक है। और इस केस में क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही फेवर किया हुआ है। इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है एप्रिसिएबल रेट से होता है, इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही हमको नज़र आता है इसमें। ठीक है। तो ये 3 केस से हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन होगा तो रिएक्शन कितना जाएगा आगे। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग एक यूज पढ़ लिए प्रिडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दूसरा यूज पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, तो दूसरा एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन क्या था, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक जाएगा, कितना आगे जाएगा या कितना पीछे जाएगा, है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन कितना आगे बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन कितना पीछे जाएगा, है ना, आगे बढ़ेगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन कितना आगे बढ़ेगा या बैकवर्ड रिएक्शन कितना आगे बढ़ेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, है ना। अब ये दूसरा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन है, ये पता करना है ना। इसके पहले जो पढ़ा है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है मालूम है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है मालूम है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन कितना आगे जाएगा वो हमने पढ़ा। 10⁻³ से ज़्यादा रहेगा Kc का वैल्यू तो एक्सट्रीम फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, नहीं तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनेगा। अगर Kc का वैल्यू 10⁻³ से कम हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन नाम मात्र के बराबर होगा, बैकवर्ड रिएक्शन ही ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट बचा रहेगा। और तीसरा केस था जिसमें 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में अगर Kc का वैल्यू रहेगा तो जो रिएक्शन मिक्सचर में एप्रिसिएबल क्वांटिटी में क्या रहेगा, प्रोडक्ट भी रहेगा और रिएक्टेंट भी रहेगा। और वो जो भी डिस्कशन हो रहा है वो सब इक्विलिब्रियम में हो रहा है, वहाँ इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद वहाँ डिस्कशन किए। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कि फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता नहीं चलेगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन कितना दूरी आगे तय करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन कितना दूरी तय करेगा, है ना, ये सब नहीं बताएगा। ये सिर्फ बताएगा कि हाँ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा कि इक्विलिब्रियम में रहेगा, बस यही 3 चीज़ बताएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक रिएक्शन ले लिए, जनरल रिएक्शन हम लोग लेते हैं A+B + C + D, है ना। तो ये जो स्मॉल लेटर में ABCD दिया हुआ कॉफिशिएंट है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखे पहले, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें स्मॉल लेटर में जो ABCD लिखा हुआ है वो कॉफिशिएंट है, बैलेंस करने के लिए कॉफिशिएंट कुछ नंबर देते हैं वही है वो इन जनरल। तो QC क्या हुआ, QC क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का ये रेशियो है, यानी ये QC कब होगा, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, उस समय जो रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट निकालते हैं वो होता है QC। और जब यही रिएक्शन आ जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, तो यही रेशियो बिकम हो जाएगा Kc, यही रेशियो बन जाएगा Kc, पढ़ चुका है ना। यही रेशियो QC है जब इक्विलिब्रियम में नहीं है रिएक्शन।
जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो गया तो इसी रेशियो को हम लोग केसी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी दोनों को कंपैरिजन किया गया। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से ज़्यादा है, क्यूसी का वैल्यू केसी से ज़्यादा है, क्यूसी का वैल्यू केसी से ज़्यादा कब होता है? जब ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, उस समय होता है ऐसा। ठीक है, तो ये क्यूसी, तो क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, इसका मतलब क्या हो गया? इस केस में जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ये जो प्रोडक्ट है ना ये ज़्यादा दिख रहा है, रिएक्टेंट कम दिख रहा है। तो ऐसा केस तो तभी होगा जब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, नहीं प्रोडक्ट ज़्यादा दिख रहा है, नहीं रिवर्स रिएक्शन, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम दिख रहा है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिख रहा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम दिख रहा है। इसका मतलब है कि रिएक्शन बैकवर्ड में हो रहा है, ये धीरे धीरे रिएक्ट करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ऐसा केस रहेगा कि उसी का वैल्यू केसी से ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि जो ये प्रोडक्ट साइड लिखे हुए हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा और इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो क्यूसी का वैल्यू जब केसी से ज़्यादा होता है तो रिएक्शन जो होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए होता है क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करना होगा और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना होगा, तब ना क्यूसी और केसी इक्वल हो जाएगा। तो द रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए क्यूसी अगर ज़्यादा है केसी से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज़्यादा है और रिएक्टेंट का क्वांटिटी बहुत कम है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाता है और बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे जो है आपस में रिएक्शन होता है और वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। कब तक होता है? जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता है। मतलब क्या हो गया? क्यूसी और केसी इक्वल, तब तक ये होता है जब तक कि ये केसी के बराबर नहीं हो जाता है। तो याद रखना है कि अगर क्यूसी ज़्यादा है केसी से तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा और ये तब तक ये ऐसा होता रहेगा जब तक कि क्यूसी और केसी इक्वल न हो जाए। ठीक है, दूसरा केस है क्यूसी इज लेस देन केसी, क्यूसी इज लेस देन केसी। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम है, यानी ये रिएक्टेंट का क्वांटिटी ज़्यादा है और प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट का क्वांटिटी ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे आपस में यूज होते हुए घटेगा और ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, यानी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि ये केसी के इक्वल नहीं हो जाता है। यानी क्यूसी जो है अगर केसी से कम है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि क्यूसी जो है केसी के बराबर नहीं हो जाए, है ना। तो क्यूसी कम है, क्यूसी यहाँ पर कम है, तो क्यूसी कम होने का कारण है कि रिएक्टेंट ज़्यादा हो गया, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होगा कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो क्यूसी वैल्यू बढ़ते बढ़ते केसी के बराबर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, क्यूसी का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगा और केसी के बराबर होगा, और इसमें क्यूसी का वैल्यू इंक्रीज होगा और धीरे धीरे वो केसी के बराबर हो जाएगा। इसमें क्यूसी का वैल्यू डिक्रीज होते होते केसी के बराबर हो रहा है और इसमें क्यूसी का वैल्यू इंक्रीज होकर के केसी के बराबर हो जाएगा, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। अगर क्यूसी का वैल्यू कम है केसी से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। ठीक है, और अगर क्यूसी और केसी दोनों इक्वल है, अगर क्यूसी और केसी दोनों ही इक्वल है तो हम समझ जाते हैं कि रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, यानी इस समय जो है अप्रिसिएबल क्वांटिटी में प्रोडक्ट भी होगा और रिएक्टेंट भी होगा। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है किसी भी रिएक्शन का तो उसमें अप्रिसिएबल क्वांटिटी में रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम केस है, इसमें जो है बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर किया गया है और इसमें जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर किया गया, और क्यूसी इक्वल टू केसी रहेगा तो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी अप्रिसिएबल क्वांटिटी में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग केसी के वैल्यू से
क्यूसी के वैल्यू से क्यूसी और केसी के वैल्यू को कंपैरिजन करके डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन पता कर सकते हैं। ओके, और एक ये यूज होता है बहुत यूज तो बहुत है, 3 इंपॉर्टेंट यूज पढ़ रहे हैं जिसमें से 2 हम लोगों ने पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ लेंगे। ओके, अब हम लोग जो है थर्ड जो है यूज पढ़ेंगे, थर्ड एप्लीकेशन यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्ड यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तीसरा यूज क्या है? कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के बाद। कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हेल्प से। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग जो है रिएक्शन मिक्सचर में कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है और कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का, इंडिविजुअल रिएक्टेंट इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग पता कर सकते हैं। वो कैसे पता करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो उसके लिए एक जनरल रिएक्शन लेंगे। ठीक है, तो एक जनरल रिएक्शन लिए ए प्लस बी एंड सी प्लस डी। ये एक जनरल रिएक्शन है। ए बी से रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है सी एंड डी। स्मॉल लेटर में ए बी सी डी दिया हुआ है, ये उसका कोफिशिएंट है, यानी नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ए मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी मोल ऑफ बी एंड प्रोड्यूसेज अ सी मोल ऑफ सी एंड प्रोड्यूसेज अ डी मोल ऑफ डी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल रिएक्शन हमने ले लिया। जनरल रिएक्शन के बाद हम लोग जब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है तो उस समय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट तो है नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन वो हम लिख लेते हैं। तो हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, रिएक्शन शुरू होने वाला है, उस समय हमने कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया है रिएक्टेंट का। तो हमने इस मान लिया कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन I1 है, मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले कॉन्सेंट्रेशन जो है ए का I1 है और रिएक्टेंट बी का कॉन्सेंट्रेशन I2 है। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी I2 हो गया, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन I1 है, बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन I2 है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर, मोलैरिटी जो होता है उसी कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने ए का I1 अज्यूम कर लिया और बी का हमने अज्यूम कर लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन I2। और इस जब हम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो उसमें तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 0 होगा। इसलिए दोनों ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमने 0 लिखा है ना। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर है, जो हम लिखे नहीं है, लेकिन जहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं वो मोल पर लीटर होता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अज्यूम किए कि नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड एट इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन। जब ये इक्विलिब्रियम अचीव किया, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया तो उस समय तक कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया वो मान लेते हैं। दोनों को नहीं मानेंगे हम लोग, एक को मानते हैं कि ए कितना अज्यूम किया है। ठीक है ना, आ गया समझ में? तो हम लोग यहाँ पर अज्यूम क्या किए हैं कि x मोल। ठीक है, यहाँ पर हमने अज्यूम क्या किया है? एट इक्विलिब्रियम x मोल ऑफ रिएक्टेंट A is used। ठीक है, कितना मोल यूज किया? एट इक्विलिब्रियम x मोल ऑफ रिएक्टेंट A इज यूज्ड। ए जो है, ये जो ए रिएक्टेंट A है कितना यूज हुआ? x मोल यूज हुआ। ये सब मोल है ना, सब मोल में लिखा हुआ -x। -x क्यों लिखे? क्योंकि x मोल यूज हो गया, मतलब उतना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, तो इसलिए -x कर दिया। मतलब टोटल I1 है, टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट ए कितना है? I1 है। उसमें से x जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, उसमें से x मोल क्या हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन में इतना कम हुआ है, इसीलिए हमने -x लिखा। -x का मतलब होता है कि इतना कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि x मोल ऑफ ए बन गया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए हमने मान लिया -x।
तो एक को अज्यूम सिर्फ करेंगे, पहला जो रिएक्टेंट है उसको अज्यूम कर लिया कि ये x मोल है, x मोल जो है A का यूज हो गया। उसके बाद बाकी का हम लोग उसी के कंपैरिजन में कैलकुलेट कर लेंगे। x मोल ऑफ रिएक्टेंट A यूज्ड इन दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के समय एक रिएक्टेंट A जो है x मोल यूज हुआ है, तो बाकी कितना कितना यूज हुआ सब निकाल लेंगे। वो हमने निकाल के लिख दिया है, कैसे इसको हम निकालेंगे वो हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। x मोल, पहले क्या होता है, अब हमको पता करना है b, है ना। हमको क्या पता करना है कि ये जो b है कितना है, तो a मोल ऑफ a रिएक्ट विद b मोल ऑफ b। तो हमने देखो यहाँ पर रिएक्टेंट A हो गया, रिएक्टेंट A, और इधर हो गया रिएक्टेंट B, ठीक है। क्या हो रहा है, इस दोनों में रिएक्शन हो रहा है। रिएक्टेंट A और B में रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट A और B में रिएक्शन हो रहा है ना। आई बात समझे, रिएक्टेंट A और B में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट A reacts with reactant B, ठीक है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो कि A मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल ऑफ B, तो A मोल रिएक्ट्स विद B मोल, A मोल जो है B मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। A मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल ऑफ B, A मोल ऑफ रिएक्टेंट A रिएक्ट्स विद B मोल ऑफ B, ठीक है। तो 1 मोल कितना रिएक्ट करेगा, B बाय A मोल, तो 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ B बाय A मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ B मोल ऑफ B, ठीक है। A मोल ऑफ A reacts with B mole of B, clear, according to balanced chemical equation. Therefore 1 mole of A, therefore 1 mole of A reacts with B by A mole, होता है यूनिटरी मेथड में। अब हम लोग क्या एज्यूम किए हैं कि A कितना कंज्यूम हुआ, रिएक्टेंट A इक्विलिब्रियम में x मोल कंज्यूम हुआ है, कितना हमने एज्यूम किया, x मोल कंज्यूम हुआ, तो x मोल रिएक्ट करेगा B बाय A x मोल से, होगा ना। ये यूनिटरी मेथड से ऐसा ही होता है। यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया कि अगर x मोल A का खर्च होगा तो bx बाय A मोल B का खर्च हो जाएगा। bx बाय A मोल जो है किसका खर्च होगा, B मोल, यानी x मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ bx बाय A मोल ऑफ B, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है माइनस bx बाय A, मतलब टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो है B का I2 है उसमें से B बाय x मोल खर्च हो गया, यानी माइनस bx बाय A मोल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी x मोल A का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और bx बाय A मोल जो है B का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पता चल गया कि कितना कितना खर्च हो गया रिएक्टेंट, ये x मोल खर्च हुआ तो ये bx बाय A मोल खर्च हो गया, खर्च हुआ है इसलिए हमने माइनस दे दिया, ठीक है। अब ये कितना बना ये भी तो निकालना होगा, ठीक है। तो घटाते हैं इसको, चूंकि हम A को अज्यूम किए हैं इसलिए A के कंपैरिजन से ही हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब A मोल ऑफ A प्रोड्यूसेस C मोल ऑफ C, ठीक है। रिएक्टेंट A converts
into product C। ये रिएक्टेंट C में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट A जो है C में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। A मोल ऑफ A कन्वर्ट्स इनटू C मोल ऑफ C, ठीक है। A मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू C मोल ऑफ प्रोडक्ट C, ठीक है। चूंकि A मोल कन्वर्ट्स इनटू C मोल ऑफ C, ठीक है। A मोल कन्वर्ट्स इनटू C मोल ऑफ C, हो गया। Therefore, 1 mole gets converted into C by A mole of C, ठीक है। प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लोग A कितना मान लिया है कि X मोल कंज्यूम हुआ इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कितना कंज्यूम हुआ है कि X मोल, तो X मोल कितना, X मोल जो है कन्वर्ट हो जाएगा CX by A मोल, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है CX by A। पहले यहाँ कुछ नहीं था कॉन्सेंट्रेशन, अब ये प्रोडक्ट बन गया। कितना प्रोडक्ट बना CX by A, तो बढ़ गया, इसीलिए हमने प्लस दिया, क्योंकि पहले तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट 0 था। अब जो है इतना प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, प्रोडक्ट C कितना बना CX by A मोल, इसीलिए हमने प्लस कर दिया, क्योंकि ये इतना बन के तैयार हुआ, पहले प्रोडक्ट नहीं था। लिख लिए ये, तो कैसे आया ये बना हमने पता कर लिया है, ठीक है। ये प्रोसेस याद रखेंगे, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये आपको हेल्प करेगा इसी तरह से कैलकुलेट करना। अब हम लोग प्रोडक्ट D देखते हैं कितना बना है। तो A मोल ऑफ रिएक्टेंट A गेट कन्वर्टेड इनटू D मोल ऑफ D, तो हम लोग अब A से D में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट A जो है D में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं A मोल ऑफ A गेट्स कन्वर्टेड इनटू D मोल ऑफ प्रोडक्ट D, ठीक है। Therefore 1 mole of A get converted into D by A mole of D, clear। Therefore X mole of A, ये तो X मोल ही कंज्यूम हुआ, हमने अज्यूम कर लिया है। एक ही रिएक्टेंट को मान करके कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, सारे का अज्यूम करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए एक ही रिएक्टेंट को अज्यूम करके आगे बढ़ना है। तो X मोल रहेगा क्या होगा dx by A मोल जो है प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट D कितना बन जाएगा dx by A, इसलिए हमने दिया है dx by A, यहाँ लिखा है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट D है कितना बना है dx by A मोल बना है, इतना इंक्रीज हो गया। इसके कॉन्सेंट्रेशन में पहले तो 0 था, इसलिए हमने प्लस दे दिया, ठीक है। पता चल गया कि कैसे हमने ये अमाउंट लिख दिया है। अज्यूम सिर्फ हमने किया है, इसको अज्यूम किया गया है, बाकी सबको हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। इसको हमने अज्यूम किया, इसको हमने अज्यूम किया, ठीक है। ये अज्यूम किया गया कि X मोल ऑफ A जो है अज्यूम किया नहीं, हमने मान लिया, और बाकी को हमने इसी के हेल्प से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, क्लियर। तो इतना खर्च हुआ ये दोनों, और इतना इतना बन गया, ठीक है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे कितना। इक्विलिब्रियम होगा तब तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्शन मिक्सचर में, तो इसलिए अब हम लोग इक्विलिब्रियम पर देखेंगे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में कितना कॉन्सेंट्रेशन है देखिए, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अचीव हो गया तब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन सारे का कितना कितना है, रिएक्टेंट का कितना है, प्रोडक्ट का कितना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था I1 था, है ना। रिएक्टेंट A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन I1 था, उसमें से X जो मोल यूज हो गया इतना घट गया ना, तो फाइनल कितना कॉन्सेंट्रेशन अब रिएक्टेंट का बचा हुआ है, X मोल तो यूज हो गया, तो बचा कितना, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो बचा कितना, तो I1 माइनस X, तो ये हुआ इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाएगा उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना हो जाएगा I1 माइनस X। I1 इनिशियल था, इतना लेकर चले थे, उसमें से इतना यूज हो गया तो बच गया I1 माइनस X, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई साइन नहीं है, ये इसका है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इसका,
नहीं समझ लेना तो इसका, ठीक है। तो ये जो है, अब देखो कि रिएक्टेंट बी का आप देखते हैं। रिएक्टेंट बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, I2, ठीक है। और इस I2 में से कितना कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो गया, BX/A खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया। तो जब इक्विलिब्रियम में आ गया रिएक्शन तो उसमें कितना ये बचा हुआ है, ये टोटल है, उसमें से इतना खर्च हुआ, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, यही ना बचा हुआ है। तो यही ये जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा रिएक्शन तो उसमें इतना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ रहेगा रिएक्टेंट बी का, इतना बचा हुआ है। तो रिएक्टेंट है कि नहीं, अभी भी रिएक्टेंट खत्म नहीं हुआ है। जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट बचा रहता है, खत्म नहीं होता है, इसलिए ये बचा हुआ है, इतना बच गया, इतना बच गया, दोनों रिएक्टेंट इतना इतना बच गया। अब प्रोडक्ट कितना हो गया है ना, पहले तो कुछ प्रोडक्ट था ही नहीं, 0 था, ठीक है। इतना प्रोडक्ट बना C, तो दोनों का ऐड करेंगे तो यही ना आएगा CX/A, यानी फाइनल प्रोडक्ट इतना हो गया C का, और फाइनल प्रोडक्ट D का कितना हो गया DX/A, दोनों को ऐड करेंगे तो यही ना आएगा। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 और इतना जो है बन के तैयार हुआ, इसलिए प्लस है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा DX - A होगा। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, यानी प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है इक्विलिब्रियम में और रिएक्टेंट भी अवेलेबल है। तो ये इस तरह से बना करके हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है X, I1 कितना है I1 माइनस X, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना हो गया I2 माइनस BX/A, इतना कॉन्सेंट्रेशन हो गया B का। उसके बाद C का कॉन्सेंट्रेशन कितना है CX/A, ठीक है। और D का कॉन्सेंट्रेशन कितना है DX/A, ठीक है। हमारे पास A B C D सब का वैल्यू मालूम है, X का भी वैल्यू मालूम रहेगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। जब ये कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा तो हम Kc के फॉर्मूला में सेट कर देंगे, ठीक है। तो Kc इक्वल टू क्या होता है C D D, ठीक है, A पावर A एंड B टू द पावर B, यही है Kc का फॉर्मूला, यही है ना Kc का फॉर्मूला, ये Kc का फॉर्मूला है। तो अगर Kc का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ रहेगा, मान लो 1 2 3 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ तो चौथा निकल जाएगा। इसमें 1 2 3 4 और इधर 5 टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, 5 वेरिएबल्स दिया हुआ है। इस 5 वेरिएबल में अगर 4 वेरिएबल हमारे पास आ जाता है तो 5वां निकल जाएगा। अगर Kc दिया हुआ और इधर से 3 कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी 3 कॉन्सेंट्रेशन दे दिया तो चौथा निकल जाएगा। अगर चारों कॉन्सेंट्रेशन दे दिया तो Kc निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास रहेगा तो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम आसानी से पता कर लेंगे इस मेथड से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग Kc का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और अगर कॉन्सेंट्रेशन पता है तो कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे, हो जाएगा तो हम Kc का वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से जैसे A का वैल्यू I1 माइनस X है तो यहाँ बिठा देंगे A का वैल्यू, ठीक है। B का वैल्यू I2 माइनस BX/A है, वो हम यहाँ रख देंगे। C का वैल्यू CX/A है, यहाँ वैल्यू रख देंगे। D का वैल्यू DX/A है तो यहाँ रख देंगे, सबका वैल्यू लिख देंगे और सब पर पावर है A B C D वो पावर दे देंगे, ठीक है। ये तो इस तरह का फॉर्मूला है, तो हमको बैठाने में लगता है कि कैसे बैठाएंगे ना, वो ये तो हम फॉर्मूला बताए ना। जब आप रियल में ये तो एक जनरल रिएक्शन बताया जिसमें कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहा है रियलिटी में, ये तो सब जो है आइडियल मतलब एज्यूम किया हुआ है कि ए जैसा कोई रिएक्टेंट होता है, बी जैसा कोई रिएक्टेंट नहीं होता है, सी जैसा कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, डी जैसा कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। तो रियल में जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे है ना, रियल में कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और उस केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के बाद यहाँ पर सारा फैक्टर आ जाएगा।
जब हम बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर रहेगा, यहाँ कुछ नंबर रहेगा, यहाँ कुछ नंबर रहेगा, यहाँ कुछ नंबर रहेगा, ऐसा होगा ही। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो ए का वैल्यू हुआ, यहाँ पर जो नंबर होगा वो बी का वैल्यू होगा, यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो सी का वैल्यू होगा, यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो डी का वैल्यू। तो इस तरह से ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ उसका वैल्यू मिलेगा कि नहीं, तो उस ए बी सी डी को हम लोग बैठा देंगे इसमें। और ये एक्स वैल्यू जो है हमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कितना कंज्यूम हुआ है। हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, लेकिन जब रियलिटी में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, या प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको मालूम है कि ये कितना खर्च हुआ है, तो एक्स का भी वैल्यू हमारे पास मालूम रहेगा। तो उस एक्स का वैल्यू हम ये सब में बिठा देंगे, और उसके बाद पहले ए का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, बी का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डी का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो आसान हो जाएगा बनाना। तो ये जो है एप्लीकेशन था, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत सहायता होगी। ओके, हैव अ नाइस डे।